प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र में विभिन्न विकास परियोजनाओं की रखी आधारशिला। 10 सरकारी मेडिकल कॉलेज का किया गया उद्घाटन। हरियाणा में खाता न खुलने पर मायावती की भड़ास, जाट समाज का वोट बीएसपी को बिल्कुल नहीं मिला। उत्तर प्रदेश के अजीजनगर चौकी के पास स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। और मध्य प्रदेश के जबलपुर में शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन सुनरैया और नुनरैया वाली मां दुर्गा के मंदिर में भक्तों का सैलाब। पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब हारने के लिए जानी जाती है और कांग्रेस पार्टी इस लोकतंत्र की हत्या कर रही है। जिस तरह लोकतंत्र में हरियाणा की जनता ने भाजपा को समर्थन दिया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति विश्वास व्यक्त किया है, इसके लिए हरियाणा की जनता को धन्यवाद देता हूं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो कांग्रेस के साथ जाएगा वो इसी तरह डूबेगा, ये कन्फर्म है। देखिए, आज सबसे बड़ी चीज है कि कांग्रेस पार्टी अब हारने के लिए जानी जाती है और कांग्रेस पार्टी इस लोकतंत्र की हत्या कर रही है। जिस तरह लोकतंत्र में हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति विश्वास व्यक्त किया, इसके लिए हरियाणा की जनता को धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ जो कांग्रेस के साथ जाएगा वो इसी तरह डूबेगा, कंफर्म रहिए। वहीं इसी दौरान बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि जब जब वे हारते हैं तो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं और जीतते हैं तो कहते हैं कि जनता उनके साथ है। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि हार को भी स्वीकार किया जाता है और जीत में जनता के साथ खड़े रहना होता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के नेताओं का वे हार को पचा नहीं पाते। कांग्रेस के नेताओं का वो हार को पचा नहीं पाते और हार का ठिकरा कभी भी आप लोग कांग्रेस को परेशानी में कांग्रेस लड़ रहे हैं कि हम ये जीत कर दें, हम लोग लोकतंत्र की जीत नहीं हुई। जब वो हारते हैं तो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं और जब जीतते हैं तो कहते हैं कि जनता उनके साथ है। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि अगर हार को भी स्वीकार कीजिए और जीत में भी जनता के साथ खड़े रहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कांग्रेस के नेताओं का वो हार को पचा नहीं पाते हैं और हार का ठिकरा कभी भी ईवीएम मशीन पर, कभी एग्जिट पोल पर डालते हैं। अपनी नाकामी के ध्यान नहीं रहता है। जो लोग कल तक जलेबी की फैक्ट्री लगाए थे उस समय उन्होंने नहीं पूछा कि क्या हो रहा है। आज जनता ने उनको जलेबी का असली तरीका कैसे होता है, बनाया जाता है, ये उनको बता दिया कि जमीन पर रहकर जनता के बीच में जब रहिएगा तो जलेबी कैसे बनती है पता चल जाएगा और जलेबी का मिठास भी पता चलेगा। लेकिन अभी तो जलेबी कभी खाली फैक्ट्री से बनवा रहे थे, इसलिए जलेबी का मिठास नहीं मिल पाया उनको। बंगाल में दक्षिण 24 परगना के कथित बलात्कार हत्या मामले में एसआईटी के लिए गठन करने की घोषणा पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि इससे पहले भी चुनाव के बाद एसआईटी का गठन हुआ था लेकिन कुछ नहीं हुआ। वहां पर लड़कियों के साथ खराब बर्ताव होता रहा है और छोटे छोटे बच्चे उनके साथ बदसलूकी करते हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी, आप सुनिए। सीट ही रहेगा, बैठा ही रहेगा, काम का कुछ नहीं होगा। इससे पहले भी पोस्ट इलेक्शन में सीट गठन किया था, कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे जिस तरीके के हिंदू लड़कियों के साथ जो बर्ताव हो रहा है, बच्ची लड़की उस दिन रो रही थी, कॉलेज जाते हुए छोटे छोटे बच्चे उन्हें मॉलेस्टेट करते हैं, स्लैंग लैंग्वेज यूज करते हैं, बच्चे बोलते तेरे माँ के साथ जाके सोऊंगा, ऐसे कमेंट, डेरोगेटिव कमेंट पास करते हैं। कहाँ है, बांग्लादेश में है कि इंडिया में है, वो समझ में नहीं आ रहा है। 24 परगना में हमें सीट ही रहे।
उत्तर प्रदेश के रायबरेली में फतेहपुर जनपद के गाजीपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली 17 वर्षीय किशोरी का शव 11 दिन के बाद गंगा नदी से बरामद किया गया है। दरअसल आपको बताते चले कि प्रेमी ने 26 सितंबर की रात में अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर किशोरी के साथ पहले दुष्कर्म किया था और दुष्कर्म करने के बाद किशोरी की हत्या कर उसके शव को बोरे में भरकर गंगा में फेंक दिया गया। वहीं इस शव को 11 दिनों के बाद गंगा नदी से पुलिस ने बरामद कर लिया है। प्रेमी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस संगीन अपराध को 26 सितंबर को अंजाम दिया था और उसके बाद जो है पहले आपको बताते चले कि इसमें जानकारी के अनुसार जो आरोपी है उसके द्वारा महिला के साथ दुष्कर्म किया गया, जो युवती है उसके साथ दुष्कर्म किया गया था और जिसके बाद जब वो घर जाने की जिद करने लगी तो तीनों ने मिलकर उसकी पहले बेरहमी से हत्या कर दी और जिसके बाद एक बड़े से बोरे में 2 बड़े बड़े पत्थर भरे और उसी में शव को भरकर कार में रखकर देर रात रायबरेली के गंगा पुल पहुंचकर जहां से गंगा नदी में फेंक दिया गया। वहीं आपको बताते चले कि बोरे में बड़े बड़े पत्थर इसलिए भरे गए थे कि ताकि शव ऊपर ना दिखाई दे, लेकिन 11 दिन के बाद गंगा नदी का जलस्तर कम हुआ तो हत्यारों की यह करतूत सामने आई। नहीं आप नहीं हाँ वही तो बता, तुम कहानी बताओगे, हमको कहानी नहीं पता ना। कहानी हमको ही पता नहीं। नहीं क्या लड़की कब से गायब थी, क्या थी? ये हम नहीं बता सकते, हमको नहीं मालूम। अच्छा, तो यहाँ आप लोग क्या करने आए थे? यहाँ हम आए थे थाने में ड्यूटी में रहे, हमको लिवा लाए, लिवा लाने के बाद बॉडी इंक्वायरी। अच्छा, बॉडी जो निकाला आप लोगों ने किस स्थिति की थी? पूरी गल गई थी। पूरी गल गई? पूरी गल गई थी, अभी भी हाथ बास मार रहे। अच्छा, काहे में भरी थी? तो झाल में। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या मिला? 2 पत्थर है, एक ईंटा है, बॉडी है। तो ये किसकी बॉडी, लड़की है कि? लड़की है। अच्छा, तो गायब थी? हाँ गायब थी। तो हत्या करके फेंका गया? हत्या करके। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता रायबरेली से ओमशंकर शुक्ला जी जुड़ गए हैं। ओमशंकर जी, जिस तरीके से इस संगीन अपराध से जैसे ही शव मिला है उसके बाद पर्दा जो है वो फाश हो चुका है, फिलहाल जो मृतका है उसके परिजनों को क्या कुछ कहना है, क्या कुछ इस पर ताजा अपडेट सामने आ रहा है, बताएं। जी बिल्कुल, ये फतेहपुर जनपद में गाजीपुर थाना पड़ता, वहाँ की रहने वाली किशोरी थी और ये अपने प्रेमी से मिलने के लिए गई थी, लेकिन प्रेमी ने जो है अपने 2 और साथियों के साथ जो है मिलकर इसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। जब लड़की रात ज्यादा हो गई और घर जाने की जिद करने लगी तो इन तीनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद को एक झाल में जो है भरने के बाद उसमें ईंट पत्थर डालकर जो है वो रायबरेली के सरीनी थाना क्षेत्र का बॉर्डर पड़ता है गिगासो गंगा घाट, वहां पर फेंक दिया गया। जी आज पुलिस बिल्कुल बताए, जिसको आज पुलिस ने बरामद कर लिया है क्योंकि गंगा में पानी बहुत ज्यादा था। अब जैसे जैसे पानी कम हुआ है तो वो शव जो है ऊपर आ चुका है और 11 दिन बीतने के बाद जो है वो शव पूरी तरह से कर चुका था, लेकिन पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है कि किशोरी के शव को बरामद कर लिया है। हालांकि अभी जो है पुलिस कुछ बताने को तैयार नहीं है कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई, लेकिन जिस तरह से के बाद ये हत्या को अंजाम दिया गया उसका पुलिस खुलासा करती हुई नजर आ रही है। जी ओमशंकर शुक्ला जी, जैसा कि आपने जानकारी दी कि जो किशोरी है उसका शव 11 दिनों के बाद बरामद किया गया है, तो इससे पहले क्या पुलिस में तहरीर दे दी गई थी उनके परिजनों की ओर से, किशोरी की ओर से, क्या कुछ इसको लेकर अभी तक कोई अपडेट सामने आया है? बिल्कुल, ये किशोरी 26 सितंबर की रात से गायब थी। तब से जो है परिजन और पुलिस जो है लगातार जो है किशोरी की तलाश कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से तीनों वहशी गरिंदों ने जो है वो दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद इसकी हत्या करके शव को रायबरेली के गिगासो गंगा घाट में फेंक दिया और 11 दिन बाद बिल्कुल सड़ी गली अवस्था में जो है किशोरी का शव बरामद हुआ है, तो निश्चित है कि जो है बड़ी शर्मनाक और कायराना हरकत की है, जिससे कि रायबरेली जनपद का पूरा जिला प्रशासन चाहे फतेहपुर की किशोरी फतेहपुर जनपद की रहने वाली है और गिगासो गंगा घाट का पुल जो है वो दोनों जनपद की सीमाओं को जोड़ता है, तो निश्चित है कहीं न कहीं जो है एक पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जी ओमशंकर शुक्ला जी, अगर बात की जाए केस के एंगल की, तो क्या युवती पहले से ही जो आरोपी है उसे जानती थी? जी हाँ, किशोरी से पहले ही प्रेमी से संबंध थे और वो अक्सर मिलने जा रहे करती थे, लेकिन प्रेमी ने
वो अपने दो दोस्तों को और बुलाकर जो है उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर जो है जिस तरह से उसकी हत्या की, नृशंस हत्या की, और सबसे बड़ी चिकित्सकों को मारने के बाद एक झाड़ में रखा गया और उसमें ईंटे पत्थर भी डाले गए ताकि सो ऊपर ना पाए। लेकिन कहा जाता है कि पाप जो है वो कभी छुपता नहीं है, पाप खुद आगे बढ़ के बोलता है। तो इन लोगों के साथ भी वही हुआ है कि गंगा का पानी कम हुआ और किशोरी का शव अपने आप ऊपर आ गया है। बिल्कुल। ओम शंकर शुक्ला जी, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, क्या शव का पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है? क्या शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है? जी बिल्कुल, चूंकि मामला फतेहपुर जनपद का था, इस वजह से पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अब फतेहपुर जनपद में जो पोस्टमार्टम है वहां भेज दिया है और निश्चित ही पोस्टमार्टम की प्रक्रिया इस समय पूरी हो गई होगी। ठीक है ओम शंकर शुक्ला जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शानदार जीत दर्ज की और जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन में इसमें चुनाव लड़ा गया था, जिसमें कि आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रमुख तारिक हमीद की ओर से कहा गया कि आज हम कांग्रेस की ओर से यहां फारूक अब्दुल्ला और अमर अब्दुल्ला को आधिकारिक तौर पर बधाई देने आए थे। और कल अब्दुल्ला ने कहा था कि आधिकारिक तौर पर विधानमंडल की जो भी बैठक होगी उसके बाद वे गठबंधन दल से बातचीत करेंगे। देखिए, आज हम कांग्रेस की तरफ से हमारे इंचार्ज भरत सिंह सोलंकी जी के साथ यहाँ डॉक्टर फारूक साहब को और उमर साहब को फॉर्मल तरीके से मुबारकबाद कहने आए थे। इसके बियॉन्ड अभी कोई बात नहीं है। वो जैसा कि कल उमर साहब ने कहा है कि उनकी फॉर्मल तरीके से जो लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग होगी उसके बाद वो अलायंस पार्टनर से बात करेंगे। तो लेट दैट हैपन। पहले इनकी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग होगी, उसके बाद वो हमसे जो भी मामलात हैं कि फॉर्मेशन के बारे में लेटर ऑफ सपोर्ट है और वो उसके बाद होगा। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल तरीके से सोलंकी जी के साथ यहाँ उनको मुबारकबाद देने आए थे। तो क्या गवर्नमेंट फॉर्मेशन को लेकर कोई बातचीत हुई है? मैं कह रहा हूँ कि अभी कोई ऐसी बात नहीं हुई है। वो तब होगी जब अपना पहले ये लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग करेंगे, फिर वो अलायंस पार्टनर से बात करेंगे जिसमें लेटर ऑफ सपोर्ट वगैरह का सारा मामला जो है वो हम डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ मुंह मीठा हुआ है। आपको लगता है सॉरी, जो 5 एमएलए नॉमिनेट किए गए हैं एलजी की तरफ से, आपको लगता है कि उससे आपको बड़ी दिक्कत हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं काफी देर से ये मेंटेन करता आया हूँ कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अनडेमोक्रेटिक, और उसके बाद में हमने एक कार्रवाई शुरू की है। लेट अस सी कि उसमें कहां तक हम कामयाब होते हैं। लेकिन जहां तक उनका इंडक्शन और उनका सपोर्ट टू बीजेपी होगा, दैट इज वेरी ऑब्वियस। आई डोंट फाइंड एनी सच प्रॉब्लम। देखिए, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव नतीजों पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि दोनों राज्यों का अपना अपना महत्व है, लेकिन भाजपा के लिए जम्मू कश्मीर का महत्व सबसे ज्यादा रहा, जिन्होंने यहां पर 370 धारा को हटाया था और वहां वे हार गए। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि वे अपनी ताकत पर जीत जाएंगे, तो सत्ता में कोई और भागीदार नहीं चाहिए। बात ऐसी है, हरियाणा के साथ जम्मू कश्मीर का भी चुनाव हो गया। जम्मू कश्मीर में भी 90 विधायक है और हरियाणा में भी 90 है ना, 90 है, 90 वाला मामला था ये। तो एक 190 50-50 नहीं 90-90 हो गया। एक 90 गया इंडिया गठबंधन के पास और दूसरा आया बीजेपी के पास। दोनों स्टेट का अपना अपना एक महत्व है, लेकिन बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर का महत्व सबसे ज्यादा रहा। 370 हटाया तो 2024 के चुनाव में प्रचार का मुद्दा रहा। मोदी जी तो और अमित शाह जी जगह जगह जाकर हमने कैसी मर्दानगी दिखाई और 370 को हटा दिया, लेकिन जहां से आपने हटाया वहां आप हार गए। आप देख लीजिए, आप हार गए। जम्मू कश्मीर में हम इसलिए जीते कि वहां इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा था, उमर अब्दुल्ला जी के या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी के नेतृत्व में इंडिया आघाड़ी का वहां कांग्रेस उनके साथ और भी हो गया।
हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है, उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। अगर समाजवादी पार्टी है अखिलेश जी की, आप है केजरीवाल साहब के नेतृत्व में, हमारे जैसे छोटे छोटे दल है, हमारे खाते में 1-2 सीटें आ जाती तो जरूर ये जो चित्र है, ये निर्णय है जो जनता ने दिया, उसमें जरूर बदलाव होता। मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ा है। हारी हुई बाजी बीजेपी ने जीत ली, ये मान्य करना पड़ेगा। और कांग्रेस तो जीत रही थी, ऐसी कोई व्यक्ति नहीं मुझे मिली देश में कि जो बोल रही थी, या पत्रकार हो या सर्वे की तो बात नहीं करूंगा कि बीजेपी आ रही है, लेकिन बीजेपी आ गई। उनकी एक यंत्रणा है, उनका एक सिस्टम है, उनका एक मैनेजमेंट है, उनको मानना पड़ेगा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजों पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि कांग्रेस स्वीकार करे या ना करे, यह उनके स्वभाव में है कि वे हारते हैं तो बहाना ढूंढते हैं। कभी चुनाव आयोग पर अविश्वास जताते हैं तो कभी जनता पर अविश्वास जताते हैं। और हरियाणा की जनता ने तो कांग्रेस को मुंहतोड़ जवाब दिया है। हरियाणा की जनता ने पीएम नरेंद्र मोदी के विकास को और उनके ऊपर विश्वास स्वीकार किया है। कांग्रेस स्वीकार करे या न स्वीकार करे, उसके स्वभाव में है। जब कांग्रेस हारती है ना, तब बहाना ढूंढती है। कभी चुनाव आयोग पर अविश्वास जताती है, कभी जनता पर अविश्वास जताती है। और हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब दिया है। जितना था ना राहुल गांधी जी का विदेश, चीन और पाकिस्तान के साथ सुर मिलाना, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए अपमान करने जैसे शब्दों का प्रयोग करना, विकास से तो मतलब है नहीं। हरियाणा की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास को स्वीकार किया है, उनके परिश्रम को, उनकी देशभक्ति को, उनके बिल्कुल जो देश सेवा का भाव है, इसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए जो काम किया, उनके जीवन में जो खुशियां दी है, उसका परिणाम है हरियाणा। और जम्मू कश्मीर में भी सबसे ज्यादा मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को मिला है। यानी दोनों जगह की जनता ने, हरियाणा और जम्मू कश्मीर की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दी है, इसके लिए बहुत बहुत उनको अभिनंदन और आभार। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा ने दिल्ली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की जिम्मेदारी मिली। और आपको बताते चले कि आज भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा ने भेंट की, और जिसमें आपको यह भी बता दें कि 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उन्होंने इन खेलों की स्वीकृति प्रदान की है। Happy that even national game they are ready for hosting the national games also, even winter games also. इसलिए हम डेट जनवरी 28 से लेके फरवरी 14 तक टेंटेटिवली वी विल बी कंफर्मिंग आफ्टर एसजीएम नेक्स्ट वीक 25th उसके बाद। तो वेरी हैप्पी दैट दे आर रेडी एंड दे आर कॉन्फिडेंट ऑफ होस्टिंग इन ए गुड वे। बात है कि उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की जिम्मेदारी मिली है, और आज मैं ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा जी से यहाँ मैंने भेंट करी है। मैं इनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज हमको पूरी तरह से आश्वस्त भी कर दिया कि 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 2025 में इस खेलों के आयोजन की उन्होंने स्वीकृति प्रदान की है। बाकी विधिवत रूप से उनकी जो जनरल बॉडी की उनकी यहाँ मीटिंग होगी 25 अक्टूबर को, उसमें इसका शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही काफ़ी बन चुका है और सभी तैयारियां हम पहले से कर रहे थे, इसलिए ये खेल बड़े अच्छे होंगे, बहुत भव्य तरीके से होंगे। और जो पहले के जो राष्ट्रीय खेल हुए हैं, उन राष्ट्रीय खेलों से भी हम निश्चित रूप से वहाँ के खेलों के जो अनुभव हैं
उन अनुभवों से भी और अच्छा करने के लिए हम काम करेंगे कि उन जो हमारे गोवा में हुए हैं या गुजरात में हुए हैं वो अनुभव भी हमारे काम आएंगे। और हमारा प्रयास होगा कि अभी तक हुए खेलों में हम सबसे अच्छा करें, कोशिश करेंगे हर दृष्टि से। जो भी अच्छे से अच्छी सुविधा हो सकती है, अच्छे से अच्छा हमारे खिलाड़ियों के लिए हो सकता है और देश भर के लोगों के आने के लिए। उत्तराखंड वैसे भी देवभूमि है, सब देवभूमि आएंगे तो देवभूमि के लोगों का भी मनोबल भी बढ़ेगा, प्रोत्साहन भी होगा और हमारे सभी खिलाड़ियों को एक अच्छा मंच राष्ट्रीय खेलों के माध्यम से मिलेगा। देवभूमि उत्तराखंड के वीर नवोदित उदयमान खिलाड़ी अपने आप को तैयार करेंगे और उनको भी आगे बढ़ने में ये खेल बहुत ही उनके लिए महत्व का काम करेंगे। सर, आप लोगों की मेहनत रंग लाई है, हरियाणा में गए थे, किस तरीके से इस जीत को सेलिब्रेट करें आप लोग? देखिए, हरियाणा की जीत सुशासन की जीत है और हरियाणा की जीत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 10 सालों के अंदर देश के अंदर सुशासन हुआ है, गरीब कल्याण की योजनाएं चली हैं और हर वर्ग के लिए काम हुआ है, जो वहां पर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दुनिया की तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।